फ्रेंड्स, मैं निरंजन उपाध्याय सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पिछली वाली क्लास में हमने बात किया था कि हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे। आज उसी के वे में हम लोग चलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम भारत सरकार की दृष्टि से भी और एग्रीकल्चर की दृष्टि से भी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम, सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम जो है वो है मनरेगा। या नरेगा भी आप लिख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मनरेगा का महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। शुरू में इसका नाम सिर्फ इतना ही था। शुरू में इसका नाम सिर्फ यहां से था बस, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी, मतलब मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट रखा गया। अब रही बात कि ये नाम चेंज हुआ क्या हुआ, उससे पहले अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि इसकी स्टार्टिंग, ये जो स्टार्ट हुआ है आपका नरेगा, ये नरेगा एक्ट आया 2005 में। नरेगा एक्ट कब आया? 2005 में। और इस एक्ट के तहत 2 फरवरी 2006 में इसे लागू कर दिया गया। 2 फरवरी 2006 में इसे लागू कर दिया गया। 200 डिस्ट्रिक्टों में पहले लागू किया गया। कितने डिस्ट्रिक्ट में? 200 डिस्ट्रिक्ट में। और ये चालू कहां से हुआ, लॉन्च कहां से किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुरू किया गया। तो क्लियर हुआ। नरेगा एक्ट कब आया? अगर क्वेश्चन पूछे नरेगा एक्ट कब आया तो 2005 में। ये लॉन्च कब हुआ? तो 2 फरवरी 2006 में। 200 जिलों में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से ये शुरू किया गया था। पहले शुरुआत हुई अनंतपुर जिले से और 200 जिलों में ये सबसे पहले लागू किया गया। अब रही बात कि हमने देख लिया, इसे शुरुआत में देखा होगा कि बहुत सारे कोटेशन लिखे मिलते थे कि दीवालों पे, स्कूल की दीवालों पे, कई जगहों पे, कि गांव में ही रोजगार मिलेगा 100 दिन का। तो शुरुआत में 100 दिन के रोजगार की बात की गई थी कि 100 डेज इसमें आपको क्या मिलेगा, साल भर में रोजगार दिया जाएगा। और शुरू में देखें तो पर डे जो दिहाड़ी थी, मतलब मजदूरी थी, वो थी कितनी? 100 रुपये। तो लगभग 10,000 रुपये साल भर में मिल जाते थे लोगों को। ये धीरे धीरे इस आज के डेट में देखें तो सब स्टेट्स अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी मजदूरी रखते हैं। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 182 रुपये मजदूरी है। उत्तर प्रदेश में मजदूरी कितनी है? 182 रुपये पर डे के हिसाब से। लेकिन सबसे ज़्यादा मजदूरी देने वाला राज्य कौन सा है भारत का? तो हरियाणा है। और सबसे कम मजदूरी कहाँ मिलती है? तो बिहार और झारखंड में। तो ध्यान रखेंगे, अगर इनकेस पूछ ले सबसे अधिक मजदूरी कौन सा स्टेट देता है तो हरियाणा, सबसे कम मजदूरी झारखंड, बिहार, और उत्तर प्रदेश की जो मजदूरी है मनरेगा मजदूरी वो 182 रुपये पर डे है। इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का हिस्सा कितना है? तो 90:10 का रखते हैं। मतलब 90 हिस्सा अगर 100 रुपया है तो 90 रुपया कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और 10 रुपया कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर पूछ दे केंद्र और राज्य का हिस्सा आपस में कितना, अनुपात क्या है, तो 90 और 10 का अनुपात है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कहीं न कहीं। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इसका पूरे देश में एक साथ कब लागू कर दिया गया? तो वो है आपका 1 अप्रैल 2008 से। कब से? 1 अप्रैल 2008 से ये पूरे देश में एक साथ लागू कर दिया गया था। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। हमने क्या बताया
नरेगा की शुरुआत 2005 में। कब लॉन्च हुआ ये? 2 फरवरी 2006 को। कहाँ से लॉन्च हुआ? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से, 200 डिस्ट्रिक्ट में। सबसे ज़्यादा मजदूरी कहाँ की है? तो आपके हरियाणा की है। सबसे कम मजदूरी बिहार और झारखंड की है। उत्तर प्रदेश में मनरेगा की मजदूरी पर डे कितनी है? 182 रुपये। और इसका नाम चेंज करके कब रखा गया महात्मा गांधी? तो वो मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि उसका नाम चेंज करके 2 अक्टूबर 2009 मनरेगा रखा गया। पहले इसका नाम सिर्फ नरेगा था। अब पूरे देश में कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में लागू कर दिया गया था। ये फैक्चुअल बातें हैं और इसमें बहुत सारी बातें, उन सारी बातों को देखेंगे तो करप्शन तो इसमें है ही है, जो भी है अपने हिसाब से। सबसे ज़्यादा अगर करप्टेड मुझे लगता है कि ये है, कोई अगर प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो मनरेगा ही है। प्रधान सबसे ज़्यादा लूटते हैं इसमें। खैर, अब हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चली आपका 1 जुलाई 2015 को। ध्यान रखेंगे इस बात का, 1 जुलाई 2015 को क्या चला था? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को चली है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये आपका 2007 में चला था। ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ये प्रोग्राम ज़्यादा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसमें था आपका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 4% ग्रोथ रेट रखा गया था। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में चालू हुआ था, 11th 5 ईयर प्लान में। एलेवेंथ 5 ईयर प्लान में ये चालू हुआ था। 2007 में 4% इसमें ग्रोथ रहता। सिर्फ एग्रीकल्चर की नहीं, उसके एलाइड सेक्टर का मतलब जैसे मत्स्य पालन है, भेड़ पालन है, इस तरीके की जो भी बातें होती है, पीसीकल्चर, मोरीकल्चर, सेरीकल्चर, जितनी भी डिफरेंट टाइप की हैं, उस सब में हम 4% ग्रोथ रेट के साथ हम देख रहे थे 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमें। और ये 25,000 करोड़ रुपए के साथ शुरू किया गया था। कितना? 25,000 करोड़ रुपए के साथ इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था 11वीं पंचवर्षीय। इसने अपने हिसाब से जो अचीवमेंट किया वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से दिखाती भी है। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। खैर, अब ध्यान रखेंगे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये चला था 2005 में। NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये चला था आपका 2005 में। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब बात आती है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्रॉप मतलब हिंदी में कहेंगे तो फसल बीमा योजना। आप देवनागरी लिपि में लिख लिया करें, फसल बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम चला था 1985 में। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कि मान लो फसल बर्बाद हो जाए, ओलावृष्टि हो जाए या फसलें सूख जाएं, बाढ़ आ जाए, उन सारी चीज़ों को देखते हुए एक कुछ प्रीमियम के साथ इसको लागू कर दिया गया था कि इतना हम प्रीमियम के साथ इसको लागू कर रहे हैं। और ये इसमें कौन कौन सी कंपनी, ICIC है कि आपकी AICTA है, मतलब केंद्र कृषि एक कंपनी है, उसका योगदान है कि राज्य सरकार का खुद का योगदान है, स्टेट गवर्नमेंट का योगदान है, वो डिपेंड करेगा इन पे क्या हिसाब है। शुरुआत में इसमें देखा गया इसमें कुछ कमियां रही, जिसको दूर करते हुए 1999 में NAIS शुरू किया गया। तो मैं बताया क्रॉप इंश्योरेंस फसल बीमा योजना कब चली? 1985 में। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, अगर हम इसकी बात कर लें, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, अगर हम इसकी बात कर लें तो ये 1999-2000 में चली। 1999-2000 में
इसका नाम चेंज किया गया था CIS क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। कुछ इसमें उसमें जो कमियां थी उसको दूर करते हुए कि जल्दी किसी को पैसा नहीं मिल पाता था, उसकी जल्दी सुपरवाइज नहीं कर पाते थे, देख नहीं पाते, सर्वे नहीं हो पाता था, उन सारी चीज़ों पे फोकस किया गया कि इसको ध्यान रखा जाए। फिर जैसे तैसे चला है वक्त, और जब इस समय मान लो इस समय अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में थे, 1985 में गवर्नमेंट में कौन था? राजीव गांधी। और अभी 2016 में एक प्रोग्राम चला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 2016 में क्या चला है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। PM का मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये चला है आपका 13 जनवरी 2016 को। यहाँ से ये बहुत फेमस रहा अपने समय में, उस समय 16 में तो जब ये लॉन्च हुआ तो इसमें थोड़ी बात ये की गई थी, कहीं कहीं जगहों पे ये भी देख लेना बाबू 18 फरवरी 2016 की बात कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल जो डेट थी जो घोषणा किया था प्रधानमंत्री ने वो 13 जनवरी को ही किया था, आपके मकर संक्रांति के एक दिन पहले। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो 13 जनवरी 2016 इसमें प्रीमियम निर्धारित किया गया था। 1.5% प्रीमियम रखा गया था रबी क्रॉप्स के लिए, 2% प्रीमियम रखा गया था खरीफ के लिए, और 5% प्रीमियम रखा गया था हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए। इन बात का भी ध्यान रखेंगे आप लोग। तो कभी कभी पूछ लेता है क्या प्रीमियम रखा गया था, ये क्वेश्चन कई बार आया है डिफरेंट एग्जामों में, सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, बहुत सारे एग्जामों में डिफरेंट में, ये कई सारे एग्जामों में ये आ चुका है। तो इनका पूछेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब चली? 13 जनवरी 2016 को। 1.5% रबी क्रॉप्स, 2% खरीफ एंड 5% हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करते हैं। अब बात करते हैं अभी हाल ही में 2019 में एक प्रोग्राम चला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये चला था आपका 24 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आप सुन लेंगे ध्यान से, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 को ये प्रोग्राम चला। इसमें क्या रखा गया था? 6,000 रुपये रखे गए थे कि 6,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार करके सबके खाते में डाला जाएगा, जिससे कि किसान अपना जो कुछ हद तक अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर, जैसे खाद है, पानी है, फर्टिलाइजर वगैरह, खैर पूरी क्रॉप्स तो 2,000 में हो नहीं जाएगी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हेल्पफुल हुआ ये 2,000 रुपये। और आज सरकार का ये अपने आप में किसान सम्मान निधि जो प्रोग्राम है अपने आप में महत्वाकांक्षी प्रोग्राम साबित हो रही है। एक अच्छा अचीवमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपने आप में देखा जाए तो। खैर, काम के बदले अनाज कार्यक्रम एक चला, काम के बदले अनाज कार्यक्रम। काम के बदले अनाज कार्यक्रम ये चला था आपका 2004 में। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखेंगे, वर्तमान में काम के बदले अनाज कार्यक्रम को मनरेगा में मर्ज कर दिया गया है। किस में मर्ज कर दिया गया? किस प्रोग्राम में? मनरेगा में मर्ज कर दिया गया है काम के बदले अनाज कार्यक्रम को, जो 2004 में चला था। ये बात का भी आप ध्यान रखें। अब एक आती अक्सर में, खैर अभी ऑनलाइन क्लासेज अब तो चलने लगी, स्वजलधार योजना की बात कर रहे हैं हम। स्वजलधारा योजना, स्वजलधारा योजना आपकी चली 2002 में। क्या चली? 2002 में। और हमने पिछली क्लास में एक प्रोग्राम बताया होगा जिसमें एफ निकोलसन की बात की होगी, उनका विशेष ध्यान रखेंगे। वो क्वेश्चन कई बार आया है कि एफ निकोलसन ने कोऑपरेटिव मूवमेंट 1904 में चलाया था। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कहीं ना कहीं। अब लिखेंगे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब चली? 1999 में। क्या? स्वर्ण जयंती
ग्राम स्वरोजगार योजना कब चली? 1999 में। इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रख लेंगे। अब बात आती है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब चला? 2007 में। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब चला? 2007 में। मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब चला? 2007 में। ये 2007 में चल गया था। ये विभिन्न प्रकार के, जैसे इसमें एक क्राइटेरिया रख दी गई थी, इसका इतना उत्पादन करना है, इसकी इतनी ये सुरक्षा होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को देखते हुए 2013 में, जिस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में थे, सरकार में थे, प्राइम मिनिस्टर थे देश के, उन्होंने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम चलाया। क्या चलाया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। आज भी ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इसमें पीडीएस सिस्टम लागू किया गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लागू किया गया था। ये प्रोग्राम 75% ग्रामीण क्षेत्र को कवर करता है और 50% आपके शहरी क्षेत्रों को कवर करता है। लगभग मान के इसमें देख लिया जाए तो लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा, मेरे ख्याल से 75 और 25 अगर हम जोड़ लें तो आगे 80 करोड़ के 8 दूनी 16, लगभग 70 करोड़ जनसंख्या कहाँ पहुँच रही है? इसके तहत आ जाती है, कवर होती है। ये 70-75 करोड़ जनसंख्या इसके तहत ये कवर करता है अकेले अपने आप में। इसमें क्या रखा गया कि इसमें 5 किलो अनाज, 5 केजी अनाज पर कैपिटा के हिसाब से डिसाइड किया गया है कि 1 रुपया किलो मोटा अनाज दिया जाएगा, मोटा अनाज 1 रुपया किलो, 2 रुपया किलो गेहूं दिया जाएगा, 2 रुपये केजी गेहूं रखा जाएगा, और आपका 3 रुपये केजी चावल दिया जाएगा। और ये जरूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें दी ही जाएं, कि जरूरी नहीं कि गेहूं है तो मतलब गेहूं भी देना है, मोटा अनाज भी देना है और चावल भी देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मान लो वेस्ट बंगाल की बात है तो वेस्ट बंगाल में मोटा अनाज ना भी दो, चल जाएगा। मतलब उन क्षेत्र के डिमांड की भी देखना है इसमें। ऐसा नहीं है कि नहीं ज़बरदस्ती, जैसे पंजाब में लोग चावल कम खाते हैं तो वहाँ हम ज़बरदस्ती चावल भिजवा दें। वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हमें किसकी ज़रूरत है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपना बात करके अपने हिसाब से ये कवर होता है। तो ये चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। क्या क्या बताया हमने? 1 रुपया किलो मोटा अनाज, 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल इसमें रखा गया है पर कैपिटा के हिसाब से। तो ये 5 किलोग्राम पर कैपिटा हिसाब से मिलता है इसमें अनाज। इसमें सिर्फ अनाज की बात नहीं, इसमें पोषण की भी बात की गई है कि न्यूट्रिटिव होना चाहिए हर चीज़, और इसकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को रखी गई है। लेकिन खैर, अब बात करते हैं हम लोग ये एग्जाम्स के लेवल का बहुत है इसमें। अब अगर बहुत डिटेल में पढ़ना होगा तो कभी फिर क्लासें व्लासें लगेंगी तो और डिटेल्स में बातें की जाएंगी। अभी तो शुरुआत में हम चाहते हैं कि जितने एग्रीकल्चर सेक्टर के और इससे संबंधित जो क्षेत्र हैं उसमें जो भी फॉर्म निकलते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो चाहे अदर भी, तो उससे के तहत ये इतना सफिशिएंट है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अब लिखेंगे अंत्योदय अन्न योजना, AAY, अंत्योदय अन्न योजना। ये आपका चला था 2000 में। कब चला? 2000 में। अंत्योदय अन्न योजना कब चली? 2000 में। अंत्योदय अन्न योजना। अब देखते हैं FCI की स्थापना कब हुई, इसको भी यही नोट कर लेंगे। फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया 1965 में। फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1965 में। इसका भी आप ध्यान रखेंगे। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम HYVP, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, मतलब मैं इसे लिख देता हूं, हाई यील्डिंग YIELDING, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम चला था 1965
1966 में, 1966। ये थोड़ा महत्वपूर्ण होता है एग्रीकल्चर के सेक्टर से जो एग्जाम रिलेटेड चाहे यूनिवर्सिटी का हो, तो ये कई बार पूछा गया है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम कब चला? 1966 में। अब बात आती है, देखा होगा FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में। FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में। ठीक, अब देखते हैं ये जो भी रिलेटेड प्रोग्राम थे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे प्रोग्राम हैं, उन सारे प्रोग्राम्स को हम धीरे धीरे बात करेंगे। आज हमने इतनी बातें कर ली। अब हम बात करते हैं झूमिंग कल्टीवेशन, झूमिंग खेती या झूमिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। झूमिंग कृषि सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम पहले देख लेते हैं, फिर हम 2-3 दिनों बाद हम क्रॉप्स शुरू कर देंगे, फिर क्रॉप्स के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, और कैसे कैसे फार्मिंग होती है, क्या क्या होती है, उन सारी बातों को भी देखेंगे। तो पहले लिखते हैं झूमिंग, झूमिंग या शिफ्टिंग। शिफ्टिंग हिंदी में इसे कहते हैं झूम खेती या स्थानांतरित खेती। अगर इसे देवनागरी लिपि में बात करें, झूमिंग खेती या स्थानांतरित खेती, इसे कैसे, ये क्या होता है इसके बारे में बात कर लें। जो अपना नॉर्थ हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, मतलब आपके पश्चिम बंगाल से सटे हुए जो राज्य, जो 7 सिस्टर्स हैं जिन्हें कहते हैं हम लोग, मेघालय, मणिपुर, ठीक, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो हिस्से हैं इनमें ये ज़्यादातर प्रचलित है। इसका मतलब कि इसमें क्या करते हैं, झाड़ियों और वनों को काट करके उसकी राख और उसकी कुछ मिट्टी के साथ खेती करते हैं। तो क्या परिभाषा में क्या लिखेंगे, उसकी राख या उसकी मिट्टी के साथ झाड़ियों और वनों को जला करके उसकी राख और उसकी मिट्टी के साथ खेती करना झूमिंग खेती कहलाता है। इसमें क्या करते हैं, एक बार वहाँ खेती करने के बाद फिर उसमें 1 से 2 बार वहाँ कल्टीवेशन करते हैं, मतलब फसल उगाते हैं, उसके बाद से उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जंगल काट करके फिर सेम क्रिया करते हैं, वो कहलाती है झूमिंग खेती या स्थानांतरित खेती। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग कि जंगलों को जला करके उसी में उसकी राख में खेती करना और 1 से 2 फसल लेने के बाद उस जगह को छोड़ करके अन्यत्र कहीं जा करके सेम प्रोसेस करना, सेम क्रिया करना, क्या कहलाएगा, झूम खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे इसको जावा खेती के नाम से, जावा खेती है, ऐसे लिख लें, जावा खेती के नाम से भी जाना जाता है नागालैंड में। तो ये ध्यान रखेंगे, नागालैंड में जावा खेती के नाम से भी जाना जाता है इसे। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में आया हुआ है। तो जावा खेती कहाँ की जाती है, तो नागालैंड में की जाती है। इसका भी आप ध्यान रखेंगे। अगर पूछ ले ये हिस्सा, तो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा, भारत में नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा झूमिंग खेती के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित है। क्लियर हो गई। अब इसका लगभग एरिया है वर्तमान में, कुछ फ्लक्चुएट करता रहता है कई जगहों पे। हम तो 5 मिलियन हेक्टेयर की हम बात करते हैं। इसका लगभग हिस्सा कितना है भारत में, 5 मिलियन हेक्टेयर एरिया इसके अंतर्गत आता है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अब एक शब्द आता है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स में हम क्या कहते हैं, कभी कभी आ जाता है मृदा विहीन खेती, क्या कहलाती है, वो भी हाइड्रोपोनिक्स कहलाएगी। मृदा विहीन खेती एरोपोनिक्स भी कहलाती है। लेकिन जब पर्टिकुलर नाम से लगे पूछने कि जल में खेती करना क्या कहलाता है, तो हाइड्रोपोनिक्स। तो इसमें क्या कहेंगे, जल में खेती करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग कि जल में खेती करना क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स। ये 2 तरीके के हो जाते हैं, एक मीडियम और एक अनमीडियम। मतलब एक माध्यम से खेती करना, एक बिना माध्यम के खेती करना हाइड्रोपोनिक्स में। माध्यम में क्या करते हैं हम लोग, जल, जो जल होता है उसमें बीज, जैसे ये मान लो ये ट्रे है, ट्रे में हम इस हिसाब से छोटे छोटे पौधों को स्टैंड के नुमा खड़ा कर देते हैं या बीज रख देते हैं।
और उसमें सारे न्यूट्रिएंट जो 17 इसेंशियल पोषक तत्व हैं वो सब के सब इसमें रख देंगे, डाल देंगे। ये सारे इसेंशियल पोषक तत्व इसमें रख देंगे और उसके थ्रू ये धीरे 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 आधार एक लगा देंगे, जिससे पौधा बढ़ जाएगा और फलेगा फूलेगा। पहला बात हो गई ये। दूसरी, हम क्या करते हैं, बड़े बड़े पाइप ले लेते हैं मोटे मोटे, उसमें छिद्र रहते हैं, नीचे हम पत्थर उत्थर या बालू रख देते हैं। मतलब ये मृदा की खेती से कही जाती है, मृदा की खेती। हम ये पाइप ले लेते हैं, उसमें छिद्र रहते हैं और इन छिद्रों में हम सिलिका या पत्थर या बालू के कण मोटे वाले उनको रख देते हैं और इसमें सीड रख देंगे या डायरेक्ट पौधा रख देंगे ला करके कहीं से उगा के। और इसमें हम क्या कर सकते, और इसकी जड़ों पे हम पानी और इसेंशियल पोषक तत्व 17 पोषक तत्वों का स्प्रे करते रहेंगे और ये धीरे धीरे ऐसा होगा कि एक दिन अपने आप को ये बड़ा करेगा और फलेगा फूलेगा। तो इन मीडियमों से ये होता है। एक तो हमने इसमें जल भी यूज करते हैं सीधे, और एक बिना जल भी, मतलब ऐसे सीधे एक माध्यम लेते हैं और उस पर हम जल और उसके 17 पोषक तत्वों का स्प्रे करते रहते हैं और वो बढ़ करके अपना काम करने लगता है, जिसे हम हाइड्रोपोनिक्स के नाम से भी जानते हैं। अब आता है एक शब्द आता है एरोपोनिक्स। तो एरोपोनिक्स में एक लाइन बता दूं, हवा में खेती करना, ये शब्द आया है लेकिन ये फील्ड पे नहीं उतर पाया, लेकिन ये तो फील्ड पे उतरा है। लेकिन एरोपोनिक्स जो फील्ड पे नहीं उतर पाया उतना ढंग से जितना हाइड्रोपोनिक्स ने काम किया, तो हवा में खेती करना क्या कहलाता है, एरोपोनिक्स कहलाता है। हम सोच रहे थे कि आज ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा दें, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग हम नेक्स्ट टाइम में पढ़ा देंगे हम लोग। अब हम 2 शब्द और यूज कर लेते हैं। रेगिस्तान में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, जीरोफाइट। इस बात का ध्यान रखेंगे, रेगिस्तान में उगने वाले पौधे जीरोफाइट कहलाते हैं। रेगिस्तान में उगने वाले पौधे जीरोफाइट। और रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु जीरोजर्क्स। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, जीरोजर्क्स कहलाते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु जीरोजर्क्स। जीरोजर्क्स कहलाते हैं। तो इन दोनों का ध्यान रखेंगे, जीरोफाइट। अब इनमें क्या है, जीरोजर्क्स क्या होता है, रेगिस्तान के जीव कैसे क्या है, वो सारी बातें हम लोग कभी क्लास मिलेगा अच्छा से चलेगा तो हम कराते रहेंगे। अभी मान लो सारी बातें आप लोगों के हिसाब से जल्दी जल्दी में कि आप लोगों को सिलेबस में मिल जाए, सब कुछ हो जाए, इसलिए भी हम लोग ये सोच रहे हैं। और रही बात नेक्स्ट टाइम में ग्लोबल वार्मिंग से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। फिर हम जो थोड़ा बहुत और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होंगे उनको देखेंगे, फिर क्राफ्ट शुरू कर देंगे और इसी के तहत हम धीरे धीरे अपना सब्जेक्ट भी ख़त्म कर लेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू।